हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा। आज आपका जो नया चैप्टर है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ से हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं, जो भी आपके घटना चक्र में दिए गए हैं और जो नहीं भी दिए गए हैं, जो लगता है इम्पोर्टेंट है, उन सबको ऐड किया गया है। हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से लगा दिया गया है ताकि जब भी इस नोट्स को आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अच्छे से याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए आपका। मेरा एक ही एकदम मकसद रहता है इसको बनाने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इस नोट्स को पढ़ सकें, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि ये बार बार आप घटना चक्र नहीं पढ़ सकते। इस नोट्स को आप बार बार पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नोट्स ज़्यादा पेज का नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाती है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट हमने करवा दिया है, वहाँ पर जाके आप कर लीजिए। जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, सब कुछ करवा दिया गया है, वो सब भी जाके आप कर लीजिए। तो चलते हैं, अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर इस पीडीएफ को चाहिएगा, नीचे लिंक दिया गया है आपका, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा कह रहा है। अगर हम पॉल्यूशन का या प्रदूषण का डेफिनीशन देखते हैं तो इसका डेफिनीशन क्या होता है, पहले ये आप देखिए। यहाँ क्या कह रहा है कि पर्यावरण के अजैविक घटक। अब अजैविक घटक पढ़े हमने, पढ़ाया है आपको, और जैविक घटक पढ़ाया है। अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। उसमें आपका वायु आ जाता है, जल आ जाता है और मृदा आ जाता है मुख्य रूप से। अब देखिए, यही कह रहे हैं अजैविक घटकों के भौतिक, लिखा गया है भौतिक और रासायनिक। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन। अब जैविक अभिलक्षण कौन कह रहे हैं? जैसे पेड़ पौधे में या मनुष्य में जो परिवर्तन होता है, और कौन सा परिवर्तन होता है? जो परिवर्तन नहीं होना चाहिए वो परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है इसमें कि पेड़ पौधे जैसे आम्ल वर्षा हो जाता है और मिट्टी बेकार हो जाती है, या आपका पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, या मनुष्य में भी प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सी हेल्थ की, तो वही अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है, जिसमें जीवन और जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वही क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मानव जनित प्रदूषण कौन से होते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं वो। तो मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, जो पॉल्यूशन होता है या प्रदूषक होते हैं, ये प्रदूषक दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राथमिक प्रदूषक और एक होता है द्वितीयक प्रदूषक। अब देखिए, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक में अंतर क्या होता है? देखिए, यहीं से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कौन कौन से? जैसे पहला क्या कह रहा है? वह प्रदूषक, प्राइमरी, हम पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में यही आते हैं। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को याद करना होगा आपको। जैसे कह रहे हैं वह प्रदूषक जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो अपने सीधे ही अवस्था में डायरेक्ट क्या कहलाते हैं, करते हैं, वो प्रदूषण करते हैं। कहाँ पर? इन्वायरमेंट में। अब उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें देखिए, प्लास्टिक आता है, ये प्राथमिक प्रदूषण में है। ये याद रखिएगा, हर एक चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है, कई बार पूछा गया है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कौन कौन प्राइमरी है, कौन कौन सेकेंडरी है। डस्ट होता है, CO2 गैस होता है, ये प्राइमरी में आता है। देखिए, CO2 गैस जो होता है वो प्राइमरी में आता है। CO गैस जो आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें हमेशा आप पढ़ते होंगे अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, अंगीठी जला के बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, तो वो CO होता है। यहाँ पर क्या है? SO2 है आपका, SO2 भी प्राइमरी में आता है, NO2 भी प्राइमरी में आता है, NO आपका प्राइमरी में आता है, फ्लाई एस, मतलब फ्लाई एस भी कहाँ आता है? प्राइमरी में आता है। ठीक है, ये कोयले संयंत्र होते हैं वहाँ से निकलता है, या फ्लाई एस, या बिजली संयंत्र जहाँ होते हैं वहाँ से फ्लाई एस निकलता है। अभी फ्लाई एस के बारे, ये सब के बारे में अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, SPM
और एरोसोल भी होता है। आपका एसपीएम और एरोसेल सोल भी आपके प्राइमरी में ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है, याद रखेंगे। लीड वो लेड जो आपका होता है, तो लेड भी आपका होता है। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो भी आपके आते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे HF आता है और HCl आता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये प्राइमरी में आते हैं। अब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो इन्हीं प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही बनते हैं। जब ये किससे क्रिया करते हैं, जल से क्रिया कर लेते हैं, वायु में जब नमी होती है उससे क्रिया कर लेते हैं, प्रकाश से क्रिया कर लेते हैं, और कई चीज़ों से जब क्रिया कर लेते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है प्राइमरी का जल प्रकाश से, तो वो द्वितीयक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। तो वह प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया से निर्मित होता है वो होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो इसमें कौन सा होता है, ये होता है ओजोन, O3 आपका होता है। यह देखिए SO मतलब जो यस मतलब SO सल्फर ऑक्साइड के जो कंपोनेंट होते हैं वो, ठीक है। SO3 यहाँ होना चाहिए, ठीक है। SO3 होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, स्मॉग होता है, पैन होता है, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पैन पूछा जाता है कि ये सेकेंडरी में आता है या प्राइमरी में आता है, तो ये किस में आता है, ये आपका सेकेंडरी में आता है। CHO होता है और CFC होता है, तो याद रखेंगे क्या, CHO और CFC यहाँ पर होते हैं। तो ये सेकेंडरी या प्राइमरी आप कुछ भी याद कर लीजिए, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, ठीक है। तो मोस्ट जो होता है इसमें सेकेंडरी में NO3 और SO4, ठीक है। और प्राइमरी में क्या होता है, SO2 होता है, CO होता है, कार्बन में NO के कंपाउंड होते हैं, NO2 यहाँ पर हो जाता है, ये CO2 होता है। और यहाँ पर SO3 के यहाँ जितने भी होंगे 3 और 4 के कंपाउंड होंगे, यहाँ H2O2 भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कौन सा प्राइमरी होता है और कौन कौन सा सेकेंडरी होता है। देखिए प्राइमरी से ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब इतना तो याद रखना है आपको। प्राइमरी अभी हमने क्या बताया, सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी बताया, और यहाँ पर ये बताया एंथ्रोपोजेनिक, बस इतना ही बताया है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं प्रदूषण के। तो पहला कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है, मृदा प्रदूषण होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। तीसरा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है। चौथा ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन होता है। और पांचवा क्या होता है, जल प्रदूषण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम वायु प्रदूषण की, एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इस चैनल पर आपको हर चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आपका पेपर बनता है, पेपर जब हो जाता है, उसके बाद हमको दिखाना भी रहता है कि देखिए हमारे अब जो पढ़ाया हुआ है उससे कितनी चीज़ें आई। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा छोड़ता नहीं हूँ, हर चीज़ें ले लेता हूँ, ठीक है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, लाइक भी किया करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है, रिंगल मेन स्केल का प्रयोग धुआं होता है जिसको स्मोक बोलते हैं, कि घनत्व को मापने में प्रयोग किया जाता है। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि रिंगल मेन स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये स्मोक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर हम वायु प्रदूषण के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमने पॉल्यूशन जैसे पढ़ा था कि पॉल्यूशन कैसे होता है, अवांछित पदार्थ आ जाते हैं, वैसे ही एयर पोल्यूशन होता है। कह रहा है मानवीय और प्राकृतिक कारणों को से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों और कणकीय पदार्थों के कारण अवांछनीय जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, इसके प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं और इसके मानव जनित भी स्रोत होते हैं। अब देखिए प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो जंगल की आग, जब जंगल में आग लग जाता है तो एयर पॉल्यूशन होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब निकलता है तब भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जैविक पदार्थों के सड़ने से भी जो होता है वो एयर पॉल्यूशन होता है। देखिए जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं, उससे क्या होती है, गंध वाली गैस निकलती रहती है, तो इससे भी आपका एयर पॉल्यूशन। देखिए पेपर में ऐसे ऑप्शन में दे देता है, इसमें कौन से हैं तो उसमें लगाना पड़ता है 2 3 4 ये है।
ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गलने से उत्पन्न गैसें होते हैं तो वो उसमें भी आपके एयर पोल्यूशन होता है यहाँ से भी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कौन अफेक्ट करता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जो SO2 होता है, NO2 होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्रोत होते हैं प्राकृतिक देखिए। और ये सल्फर डाई एक बार पेपर में पूछ लिया गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या इफेक्ट करता है, तो वो क्या इफेक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो शरीर में होता है उसको अफेक्ट करता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक स्रोत पढ़ा। अब हम अगर पढ़ते हैं मानव जनित स्रोत कौन से होते हैं, तो वो क्या होते हैं? गैसें और ध्रुव होते हैं, मतलब गैसें और धुएं होते हैं। ये मानव जनित स्रोत जो मानव उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है, ध्रुव धुआं उत्पन्न करता है। अब देखिए, जैसे सिगरेट हुआ और भी जैसे खाना बनाना, तो वहाँ से भी ये होता है। कणकीय पदार्थ पार्टिकुलर कुलेट मैटर जो होते हैं उनसे भी हफ्ता होता है। उष्मा ईंधन जलाने से भी होता है, तो ये मानव जनित उपयोग है। अब देखिए, यहाँ पर आपके दो फैक्ट पढ़ने हैं। क्या आप जानते हैं उत्प्रेरक कन्वर्टर क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? देखिए, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में प्रयुक्त यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है। तो उत्प्रेरक कन्वर्टर अगर आपसे पूछे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, तो वाहनों में जो होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह प्रयोग होता है। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ये याद रखेंगे। आपसे अगर पूछे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो खराब होता है हमारे लिए वो किसको में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जो नाइट्रोजन अच्छा होता है पेड़ पौधे के लिए, तो और भी अच्छा होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जो घटना हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC की, वो गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये पूछा गया था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग कीटनाशक दवाओं के उत्पादन में होता था। तो ये भी याद रखेंगे, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग कहाँ होता था, किस लिए यह उपयोग होता था? जो फैक्ट्रियों में यूज हुआ था। तो ये क्या कीटनाशक दवाओं के उपयोग में उत्पादन में होता था। अब देखिए, यहाँ पर लेड और सीसा है। ठीक है, लेड हम की मतलब लेड की बात करें या सीसा की बात करें, तो वाहनों में पेट्रोल के दहन से उत्पन्न इंजन के पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड का प्रयोग एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? एंटी नॉक एजेंट, जैसे इसी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? टेट्राएथिल लेड, मतलब टेट्राएथिल इसमें लेड भी होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, अब देखिए, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो ईंधन की दक्षता है, जो ईंधन की दक्षता है उसको क्या किया जाए? बढ़ाया जा सके। और जो थोड़ा खटखटाहट की आवाज़ होती है उसको जो वाहनों में अगर ये ना मिलाया जाता है तो क्या होता है? वो आवाज़ ज़्यादा करेगा। तो इसीलिए एंटी नॉकिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? बच्चों के दिमाग के विकास में बाधक और वयस्कों के हृदय एवं श्वसन संबंधी बीमारियों का ये जनक होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पेन के बारे में। यहाँ हम पेन पढ़ेंगे और यहाँ पर हम फ्लाई ऐश पढ़ेंगे। तो फ्लाई ऐश और पेन के बारे में पढ़ेंगे। इस PDF को आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक संतोषी IAS 2.0 है, क्विज वहाँ पर होता है, इससे रिलेटेड क्विज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि पेन का पूर्ण नाम क्या होता है। तो ये इसका पहले ये याद रखिएगा, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका पूर्ण नाम होता है। नाम याद रख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका नाम होता है। इसका रासायनिक सूत्र नहीं पूछेगा, ये वाला पूछ सकता है, C2H3NO5। तो ये याद रखेंगे, C2H3NO5 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह एक द्वितीयक प्रदूषक है, ये भी याद रखेंगे। कौन सा प्रदूषक है? यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। यह प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा का घटक है। ठीक, किसका घटक है? यह प्रकाश
रासायनिक धूम कोहरा का ये घटक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका निर्माण क्या होता है, प्रकाश के रिएक्शन से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने बताया था ना कि जल, वायु या प्रकाश, इससे जब रिएक्ट होता है, पहला जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, तो वो क्या करता है, इन सब का निर्माण करता है। अब इसके प्रभाव क्या होता है, एक प्रभाव तो आपका यूपीपीसीएस 2018 में पूछ लिया गया था, और सब प्रभाव देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट जो पौधों में होता है उसको क्षति पहुंचाता है, आपका पैन होता है, पहुंचाता है। जो पैन होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में अंतर आता है, कई बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता और पौधों के विकास में ये कमी लाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली के अवरोधक में भूमिका निभाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इधर उधर जाता है, उसका अवरोधक भी काम करता है, अवरोधक की तरह ये काम करता है। एंजाइम प्रणाली का दुष्प्रभाव होता है। मानव नेत्र में जलन और उत्तेजना का कारण होता है। तो मानव नेत्र में जलन भी इसी के कारण होता है, पैन के कारण। अब यहाँ पर देखते हैं, सोच में पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता तथा इसका मुख्यतः, इसके फ्लाई एश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लाई एश क्या है, तो ये फ्लाई एश क्या है यही पढ़ रहे हैं कि यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। ये देखिए यहाँ पर कहीं दिया गया है, ये देखिए ये है सूक्ष्म पाउडर यही आप देखते होंगे। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपका घर अगर किसी संयंत्र के पास रहता है, मान लीजिए किसी एनटीपीसी के पास है, या किसी जो आपका वैसे संयंत्र है जहाँ पर कोयला का यूज होता है, तो वहाँ पर अगर है तो आप देखेंगे आप अपने छत पे तो काला 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 वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो सोचिए वो काला अगर आपके छत पे हो जाता तो आपके नाक में भी तो जा सकता है। तो ये होता है, इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे लाभ इसके क्या होता है या हानि क्या होता है, दो चीज़ें होती है। पहले हानि की हम पढ़ते हैं। हानि क्या होता है, वायु गुणवत्ता में गिरावट कर देता है ये। अब श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न करता है ये फ्लाई एश। पत्तियों तथा मिट्टियों पर जमा होने से वनस्पतियों के विकास में ये बाधक होता है। देखते हैं पत्तियों पर जमा हो जाता है, जब पत्ती के रंध्रों पर जमा हो जाएगा तो पत्ती सांस कहाँ से ले पाएगा, तो वो सांस लेने में पत्तियों को प्रॉब्लम होती है, जिससे पेड़ पौधे बढ़ नहीं पाते या सूख जाते हैं। अब इसके लाभ भी कुछ होते हैं, तो लाभ उतना ज़्यादा लाभ नहीं है, तो लेकिन लाभ हर चीज़ का लाभ हानि बता दिया जाता है। लाभ क्या है, फ्लाई एश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की और सीमेंट से अपेक्षाकृत मजबूत होती है। जो इससे जो ईंट निर्मित होती है यह कहता है वजन में हल्की होती है और सीमेंट से थोड़ा मजबूत होती है। भूमि भराव व खानों में भराव में प्रयोग होता है। खेतों में छिड़काव करने पर यह मृदा के जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर फसल की पैदावार बढ़ा देते हैं। तो मतलब ये खेतों में भी थोड़ा सा फायदा करते हैं। अब देखिए इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये इसमें क्या क्या हो सकता है ये पूछ रहे हैं। इसमें हो सकता है एल्युमिनियम सिलिकेट हो सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, लौह ऑक्साइड के कण भी हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम तथा अन्य विषैली गैसें हो सकती हैं जैसे आर्सेनिक, एक कोबाल्ट और तांबा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम तथा अन्य विषैली धातुएं हो सकती हैं, गैसें नहीं धातुएं हो सकती हैं, जैसे आर्सेनिक हो सकता है, कोबाल्ट और तांबा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इतने सही ढंग से आपको लिख दिया जाता है ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े याद करने में। अब मैं बता भी देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा ज़्यादा ध्यान से और कौन सी उतना। अब जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव, तो यहाँ पर लगभग वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड रेन और पादपों की उत्पादकता को कम कर देते हैं। सल्फर को ये भी कई बार, ये दोनों तो जरूर याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये CFC। ठीक है, CFC याद रखिएगा और सीसा वाला याद रखिएगा।
ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए जिनको जिनको मैं आपको ये टिक लगा दे रहा हूँ, ये ना भूलिएगा और चाहे सब भूल जाइएगा। अब ये तो जानते ही हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट संबंधी इफेक्ट प्रभाव डालता है और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। सल्फर ऑक्साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अम्ल वर्षा और कुछ मत पढ़िएगा। पौधों में क्लोरोसिस एक जो रोग होता है वो इसी सल्फर यौगिक के कारण होता है। अब देखिए ये नाइट्रोजन यौगिक, इसमें भी सिर्फ यही याद रखिएगा, एसिड रेन। अब देखिए निलंबित कण, कण क्या होता है, ये दृश्यता में कमी होता है, आरबीसी के निर्माण में वो बाधक पहुंचाते हैं। हाइड्रोकार्बन बेंजीन और एथिलीन, कभी भी अगर बेंजीन दे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बेंजीन अगर कहीं भी दे तो वहाँ पर कैंसर जरूर लगाइएगा, क्योंकि जहाँ भी बेंजीन आ जाता है, अगर बेंजीन की मतलब बेंजीन ज़्यादा हो रहा है तो वो कैंसर का कारण बन रहा है। जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो मतलब जो पीता होगा, अब मैं नहीं करूँगा आप पीते हो, जो पीता होगा सिगरेट उसमें बेंजीन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल पाया जाता है। तो क्या होता है, बेंजीन कैंसर का कारण होता है, श्वसन संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है बेंजीन और एथिलीन। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सीसा पूछा जाता है, तो सीसा क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क के प्रभाव डालता है। ओजोन श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। ओजोन रेशे, कपास जो ऊन वाला रेशा, जैसे जहाँ जहाँ ऊन की ये कपास की फैक्ट्रियाँ हैं या कपास ज़्यादा उत्पादन होता है तो इसके रेशे जो उड़ते रहते हैं वो फेफड़ों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, ठीक है। एबेस्टस क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं, कैंसर प्रभावित अंग फेफड़ा। स्मोक क्या होता है, आंखों में जलन होता है। जैसे देखते हैं ना दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में पूरा आपका वही पूरा बन गया है, चैम्बर ही बन जाता है गैस का, तो वो जलन होता है आंखों में, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब ये देखिए विभिन्न धूल कणों से होना, अब यहाँ पर हमने क्या क्या बता दिया, ये सल्फर, नाइट्रोजन, CFC याद रखिएगा, भूमंडलीय उष्णन और ओजोन क्षरण। CFC सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ओजोन क्षरण ये याद रख लीजिएगा, और सीसा वाला याद रखिएगा, और चाहे सब याद करिए चाहे ना याद करिए, लेकिन इतना चार तो जरूर, ये वाला ये वाला ये वाला ये, ठीक है। अब देखिए नीचे, अब यहाँ पर देखते हैं ये, अब देखिए यहाँ विभिन्न विभिन्न जो धूल कण होते हैं उनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन याद कर लीजिए। कपास की जो धूल होती है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ाए थे ना, कपास के रेशे उसे होते हैं, तो फेफड़ों पर दुष्प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उससे रोग कौन सा होता है, तो उससे रोग कौन सा होता है, बिसिनोसिस रोग होता है, ये भी याद रखेंगे, बिसिनोसिस रोग होता है। गन्ने की धूल जो शुगर केन डस्ट होता है उसको बेगासोसिस रोग होता है। बेगासोसिस कौन सा, गन्ने की धूल शुगर केन डस्ट से बेगारोसिस रोग होता है। अनाज की धूल तो कृषक फुसफुस रोग होता है। ग्रेन जो डस्ट होता है, देखिए जब आप सब सोचते होंगे कि इस अनाज को, गेहूं हुआ आपका, चावल हुआ, कहते नहीं है इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको रख देते हैं, काम आएगा, मतलब साल भर ये अनाज खाना है पूरे साल भर, तो इसको किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि जहाँ पर नमी उमी ना रहे, ठीक है। तो वहाँ पर रखने के लिए क्या होता है, सब उठा के लेके जाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो ग्रेन डस्ट जो आता है उससे कौन सा रोग होता है, कृषक फुसफुस रोग हो जाता है ग्रेन डस्ट से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो इसीलिए आप सब क्या किया करिए, मास्क लगा लिया करिए, जैसे आप ये काम करने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि सभी घर पे काम करते ही होंगे ये सब, तो मास्क लगाया करिए, फिर ये सब काम किया करिए। अब देखिए सिल्का से, ये कई बार पूछा गया है सिल्का वाला, तो सिल्का से सिल्कोसिस रोग हो जाता है। कोयला के कण से कौन सा, एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है। तंबाकू की धूल से टोबोकोसिस रोग हो जाता है। लौह कण से, एस्बेस्टस से सीडिरोसिस और लौहमयता रोग हो जाता है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं, फैक्ट में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल जो 1985 के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। तो हेलसिंकी प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हेलसिंकी प्रोटोकॉल याद रखेंगे, ये हुआ था 1985 में। किसके लिए हुआ था, सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा, प्रयास किया जा रहा है हेलसिंकी प्रोटोकॉल से सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास।
अभी एक और इफेक्ट है, मथुरा के तेल शोधनशालाओं से एसोटो के उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य क्षति पहुंचा रही है। तो जो ताजमहल का सौंदर्य है तो वहीं आगरा मथुरा वहीं आस पास है। तो क्या होता है, उससे जो तेल शोधन कारखाने से वो निकल रहा है SO2, उससे क्या हो रहा है, इसकी जो ताजमहल की रंगत है वो कम होती जा रही है, मतलब उसकी वाइटनेस क्या हो रही है, वो डिम होती जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अम्ल वर्षा भी इसका प्रभाव एक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन की तुलना में आपके ब्लड में 200 गुना ज़्यादा तेज़ी से घुलती है। कितना? 200 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड घुलती है। हवा से ये भारी होती है, पानी में ये घुलनशील होती है, गंध स्वादहीन होता है, रंगहीन गैस होती है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। जितने भी वायु प्रदूषक होते हैं उसमें 50% भाग तो ये प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये हर जगह, जैसे आपका क्या होता है, सब्जी होता है, सब्जी क्या होता है, सब्जी में आलू जो होता है आपका, वो हर सब्जी में प्रतिनिधित्व करती है। चाहे वो आप मटर की सब्जी बनाइए, चाहे बैगन की सब्जी बनाइए, और चाहे आप गोभी की सब्जी बनाइए, तो हर जगह वो आलू का यूज होता है। तो 50% उसका यूज होता है, इसीलिए आलू की तरह ये क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में फैक्ट यही पढ़िएगा कि सभी वायु प्रदूषकों में 50% ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दम घोटू गैस, ठीक है, स्ट्रिंगुलेटिंग गैस भी इसको कहा जाता है। अब देखिए दम घोटू गैस क्या होता है। सबसे ज़्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंगीठी जो होती है उसको बंद कमरे, मान लीजिए कोई कमरा आपने कमरा किया है, कमरा है, ये कमरा है, उसमें बंद कर दिया और अंगीठी जला दिए, तो क्या हुआ। ऐसे कई एग्जाम्पल आप न्यूज़ में सुने होंगे कि कई बच्चे क्या होते हैं, वो जो आपके वो मतलब जो गार्जियन होते हैं वो थोड़ा सा कम समझदार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चों के वो सोचते हैं कि बच्चों को, जैसे गांव में ज़्यादा होता है तो गांव में सोचते हैं मच्छर ना लगे तो अंगीठी जला देते हैं, और बच्चे सोए रहते हैं तो बच्चों में सुबह देखते हैं उनकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को, जैसे जो लोग नहीं जानते हैं, तो अगर आपको पता रहे तो सबको जागरूक थोड़ा कर दिया करिए, ताकि वो ऐसा काम आगे ना करें। ठीक है, तो जागरूक करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक नागरिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दम घोटू गैस इसको कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी से क्या होता है आपके हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है। यही पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन के साथ सबसे जल्दी क्रिया कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये मतलब ये किलर गैस कहलाता है ये पूरी तरह से। अब देखिए इसका स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का पूर्ण दहन जब होता है तो ये निकलता है, स्वचालित वाहन से यह निकलता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान से निकलता है, लकड़ी के ईंधन और सिगरेट आदि से ये क्या होता है, निकलता है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया लकड़ी वाला वही से, तो लकड़ी के ईंधन और सिगरेट से भी निकलता है। तो जो लोग बंद कमरे में सिगरेट पीते हैं, प्लीज़ ये सब मत किएगा। अगर पीना हो सिगरेट तो आप छत पे जाके पी सकते हैं, किसी ग्राउंड में जाके पी सकते हैं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ ये सब पीना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर दुष्प्रभाव क्या होते हैं। दुष्प्रभाव इसमें क्या होता है, अब इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं बता रहे थे हम आपको। सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर यह क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन में ये अब घुल जाते हैं जो ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देते हैं। अब चलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखते हैं। यहाँ से IAS 2003 में क्वेश्चन आपके बना था। अब यहाँ पर क्या है, प्रमुख ऑक्साइड कौन से होते हैं। देखिए प्रमुख ऑक्साइड जो रंगहीन गंधहीन नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये जो इसके ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, लाल भूरे रंग की तीव्र गंध वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रमुख इसके ऑक्साइड होते हैं। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो नाइट्रोजन तो इम्पोर्टेंट होते हैं पौधों के लिए,
पोषक पदार्थ की तरह काम करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। अब जब ये वायुमंडल में जाते हैं तो ये किससे क्रिया कर लेते हैं, ये नमी से क्रिया कर लेते हैं। जब ये नमी से क्रिया कर लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये अम्ल वर्षा का एक घटक हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो अम्ल वर्षा होती है इन्हीं के कारण होती है। तो अब आप समझ गए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वायुमंडल में नमी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और जो अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। अब इसके स्रोत देख लेते हैं। खनिज तेलों व कोयलों को जलाने से ये उत्पन्न होते हैं। सुपरसोनिक जो जेट विमान होते हैं वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। दुष्प्रभाव क्या होता है, शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का अत्यधिक सांद्रण कई रोगों का कारण होता है। मसूड़ों में सूजन हो जाता है, रक्त स्राव होता है, निमोनिया हो जाता है, फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सुपरसोनिक जेट से उत्सर्जित समताप मंडल में ओजोन परत की पतली परत कर देती है। तो याद रखेंगे, ये पतली परत भी कर सकती है। अब यहाँ लिखा गया है, प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो किनके बीच, तो ये होता है NO2 के बीच, O3 तथा पैन के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि NO2 और O3 और पैन के बीच जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक धूम्र बनता है, धुआं, वो क्या होता है, वो इसका परिणाम होता है। याद रखिएगा, प्रकाश रासायनिक ध्रुव का। ये IAS 2013 में पूछा गया था। तो ये आपका आंसर क्या होगा, NO2 O3 और पैन के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देख, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है। तब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के SO2 एक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। जैसे NO2 था वैसे SO2 भी है। SO2 को क्रैकिंग गैस, याद रखेंगे, क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। तो पूछ सकता है क्रैकिंग गैस किसको कहते हैं, तो SO2 को कहते हैं। ताप शक्ति गृह, कोयला द्वारा खनिज तेल शोधन शालाएं, स्वचालित वाहन, ये सब होती हैं। दुष्प्रभाव होता है आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों का रोग। औद्योगिक क्षेत्र में विषाक्त ध्रुव कोहरे का निर्माण भी होता है इसके क्षेत्र में। जैसे आप देखते होंगे दिल्ली में, वातावरण की नमी को अवशोषित कर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर देख सकते हैं NH, यहाँ लिख दीजिए HNO3। अब मेरा इसका बताने का जानते हैं क्या पर्पज है, इसका मेरा बताने का यह पर्पज है कि ये सभी क्या है, चाहे HNO3 होगा चाहे H2SO4 होगा, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आएंगे। तो यहाँ पर ये याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो SO2 होता है ये अवशोषित कर नमी को अवशोषित करके H2SO4 बनाता है, जो कि अम्ल वर्षा करता है, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी HNO3 बनाता है जो अम्ल वर्षा करता है, ये भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो एक ही साथ लिखा गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मिट्टियों में होने वाली जीवीय प्रक्रियाओं का अवनयन, मतलब जो मिट्टियों में जैविक प्रक्रिया होता है उसका डिक्रीज धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, वो सही से नहीं हो पाता, उसका भी प्रभाव क्या होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। पेयजल के भंडार स्रोत का दूषित हो जाना, इसका भी है। ठीक है, तो ये सब प्रभाव होता है। अब देखिए, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या होता है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित SO2 को पृथक करने की तकनीक को फ्लू गैस डिसल्फरेशन कहलाता है। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है कभी पूछ ले कि फ्लू गैस डिसल्फरेशन क्या होता है। तो ये होता है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित SO2 को पृथक करने की तकनीक कहलाता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, विभिन्न कणीय पदार्थों के प्रसार को रोकने के उपाय क्या है। मतलब जो जैसे कौन कितने माइक्रोमीटर का ये कण है, ये कितने माइक्रो, उसको मतलब रोकने के कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये बताया, पूछा गया है। अगर हम कहते हैं 1 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणीय
पदार्थों को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ईएसपी, हाई एनर्जी स्क्रबर एवं फैब्रिक फिल्टर आदि। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रयुक्त उपकरण है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ईएसपी, हाई एनर्जी स्क्रबर और फैब्रिक फिल्टर। दूसरा क्या है? 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थ पृथक करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? बैग फिल्टर। उपयोग क्या होता है? फैक्ट्रियों की चिमनियों में इनका उपयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 50 माइक्रोमीटर से जो बड़े होते हैं वो बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने व अलग करने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर एवं बिट स्क्रबर का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, हमने देखते हैं। अब हम देखते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि ये भी आपके वायु प्रदूषण से ही रिलेटेड है। क्या होता है एसिड रेन? वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा जब उपस्थित हो जाती है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। जैसे आपका क्या कहा जाता है? ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 4.2 से 4.44 के बीच हो, ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार, ये जो ईपीए के अनुसार बोला जाता है कि 4.2 से 4.4 के बीच अगर है तो वो अम्ल वर्षा की श्रेणी में आता है। निर्माण कैसे होता है? वायुमंडलीय नमी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये देखिए, और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड याद रख लीजिए, नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं जो संयुक्त रूप से अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। तो अभी हमने ऊपर ही भी पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ SO4 बना देता है, यहाँ देखिए SO2 के साथ SO4 बना देता है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O के साथ नाइट्रिक एसिड बना देता है, HNO3 बना देता है, जो कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अभी हम ऊपर ही बता चुके हैं। उत्तरदायी यौगिक कौन से होते हैं? तो सल्फर होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, N2O, NO, NO2, ये सब उत्तरदायी होते हैं। ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, H2SO4 और HNO3 ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं, और जो SO2 है और N2O है ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। तो ये प्राइमरी में आते हैं, SO2 और N2O, और H2SO4 और HNO3 ये सेकेंडरी में आते हैं। अब देखिए कई बार हम पैन में हमने क्या बताया, पैन में किस में आते हैं? तो पैन याद रखेंगे सेकेंडरी में आता है। CH4, CO2, CO, फार्मिक, ये सब प्राइमरी वाले हैं। तो याद रखेंगे ये सब भी इसके घटक होते हैं अम्ल वर्षा के। वो यौगिक होते हैं, घटक नहीं, इसके यौगिक होते हैं, घटक यौगिक में अंतर होता है। तो ये भी CH4, CO2, CO, फार्मिक, ये सब इसके यौगिक होते हैं। अब देखिए संबंधित तत्व क्या होते हैं। जब वर्षा जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है तो वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफ़ी हानिकारक होता है। अब देखिए एसिडिफिकेशन क्या होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अमोनिया NH3, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के यौगिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अम्लीय पदार्थों में बदल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एसिडिफिकेशन कहलाता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए अम्ल वर्षा से संबंधित तथ्य ये देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्या होता है? अम्लीय वर्षा भारतीय मृदा पर प्रभाव कम पड़ता है। क्यों अम्लीय वर्षा का भारतीय मृदा पर प्रभाव क्यों पड़ता है? देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, देखिए हर चीज़ें क्या हुआ ऊपर जा रही है, तो यही नमी के साथ क्रिया करके फिर ये नीचे गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं, अधिकांश मिट्टी होती है वो एल्कलाइन नेचर की होती हैं। तो अम्लीय वर्षा का भारतीय मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ये क्या होती है, ये कम प्रभाव पड़ता है भारतीय मृदा पर। क्यों? क्योंकि भारत की अधिकांश मृदा क्षारीय होती है, तो क्षारीय होती है तो इसको लिए अम्लों की ज़रूरत पड़ती है। तो अम्ल वैसे भी बारिश हो जा रही है तो इसका प्रभाव सही हो जाता है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाती है। भारत में अम्ल वर्षा की पहली रिपोर्ट 1974 में तत्कालीन बम्बई में प्रकाशित हुई थी, ये याद रखेंगे। नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है तथा इसके अलावा कनाडा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ कहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, तो नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वहाँ पर वर्षा होती है।
भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिकों ने अम्ल वर्षा से गंभीर रूप से ग्रस्त इमारतों को स्टोनी लेप्रोसी कहा है तथा गंभीर रूप से ग्रस्त इमारतों को स्टोन कैंसर कहा है। तो ये याद रखेंगे। तो ये भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिकों ने जो अम्ल वर्षा से गंभीर रूप से जो है उनको स्टोन लेप्रोसी कहा है, और जो ज़्यादा है गंभीर उसको स्टोन लेप्रोसी। प्लीज़ आप सब से एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहती है। अम्लीय वर्षा शब्द का सबसे पहले रॉबर्ट्स इंगस स्मिथ 1872 ईस्वी में के द्वारा दिया गया था। इनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट इंगस स्मिथ। 1852 में पहली बार अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग, परंतु 1872 में प्रकाशित उनकी किताब एयर एंड रेन द बिगिनिंग्स ऑफ द केमिकल क्लाइमेटोलॉजी में उल्लेख किया है। इनका बुक ये था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अब यह देखिए कुछ महत्वपूर्ण तक, जैसे मीथेन के मानवीय स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। धान के खेत से मीथेन का अभी जैसे आप देख रहे होंगे कौन सा सीजन चल रहा है, नहीं अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, तो गेहूं से नहीं धान से ज़्यादा उत्सर्जित होता है, तो धान के खेत से मीथेन ज़्यादा। कोयले की खादानों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। जुगाली करने वाले पशु, ये मानवीय स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकते हैं, आर्द्र भूमि जो होते हैं वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। टुंड्रा जो प्रदेश होते हैं वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। समुद्र से भी मीथेन का जो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। अब देखिए जलीय मीथेन को मीथेन हाइड्रेट मीथेन कलेक्ट्रेट भी कहते हैं। तो जलीय मीथेन को क्या कहते हैं, मीथेन हाइड्रेट या मीथेन कलेक्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये जलीय मीथेन को, ठीक है। अब देखिए समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में मीथेन का सांद्रण अधिक होने से जलवाष्प में वृद्धि होती है जो हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करती है। अब देखिए यहाँ पर सीसा, लेड वायुमंडल में ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो सांस के जरिए तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जैसे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां पैदा करता है, गुर्दे का लीवर, अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर सीसा कहीं देखें तो वो तंत्रिका तंत्र जरूर, नर्वस सिस्टम जरूर लगाइएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, सीसा खून में आसानी से अवशोषित होकर सीसा संचयी विषाक्त एक्यूमुलेटेड लेड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है जिससे विभिन्न बीमारियां पैदा होती है। अविकसित और विकासशील जो देश होते हैं, सीसा विषाक्त का प्रमुख कारण है। सीसा एसिड बैटरियों की अनौपचारिक और घटिया रिसाइकलिंग जो किया जाता है, जो रिसाइकलिंग बैटरिया होती हैं उनसे ज़्यादा ये उत्पन्न होता है। सीसा के प्रभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए कुछ सुगंधित यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड मिलाए जाते हैं, जैसे बेंजीन मिलाया जाता है, टॉलुइन बेंजीन कैंसर कारक होता है, और जाइलिन मिलाया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड के दहन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAHS और निलंबित कणकीय पदार्थ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर उत्पन्न होता है। बेंजीन अत्यधिक कैंसर कारक होता है जिससे रक्त कैंसर लुकुमिया हो जाता है। तो बेंजीन जहाँ देखिए वहाँ कैंसर लगाइए। कैडमियम हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करता है तथा रक्तदाब को बढ़ा देता है। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सकता है उसको अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे सीवेज हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया। RO 2014 में ये क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा इसलिए होता है, देखिए आप सब एक बार एक चीज़ देखे होंगे, जो मतलब कोचिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें मैं कह रहा हूँ, जो मतलब दिल्ली में है या प्रयागराज में है, उन सब का देखिए आप कभी भी लेक्चर देखे होंगे 3 हावर्स का या 2.5 हावर्स का लेक्चर होता है। ठीक है, और यूट्यूब पे लोग कितना पढ़ाते हैं, 15 मिनट में वो पूरी टॉपिक ही ख़त्म कर देते हैं। तो आप एक बार अपने दिमाग से सोचिए, क्या जो 3 घंटा पढ़ाया जा रहा है वो कितना आपका इफ़ेक्टिव होगा, क्या 15 मिनट उसको कवर कर पाएगा, नहीं कवर कर पाएगा। यूट्यूब पर सिर्फ व्यू के लिए पढ़ाया जाता है, और जो कोचिंगों में, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया जाता है वो उनको पैसा तो पहले मिल जाता है, देखिए उनको पहला पैसा मिल जाता है, इसलिए वो व्यू के लिए नहीं पढ़ाते, वो सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ाते हैं। तो 15 मिनट में कोई सिलेबस नहीं कवर होता, जो 15 मिनट में एक लेक्चर ले लेता है ये टॉपिक ख़त्म। तो ठीक है,
तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो सिर्फ अपने व्यू के लिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए मेरा भी लेक्चर देखेंगे हमेशा बड़ा ही रखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटा से कुछ बता दूँ इसके बाद आप थोड़ा सा आप हो जाए, हाँ आपका ख़त्म हो, नहीं, उससे बहुत से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं क्वेश्चन पेपर में, जो कि अगर मैं थोड़ा सा ये वीडियो में 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था लोगों की तरह, लेकिन नहीं ख़त्म करूँगा, उस पर मेरा व्यू भी बढ़िया जाएगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके साथ गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं तब भी आपको 40-45 मिनट का या 50 मिनट का वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, लिख कर लाता हूँ, ताकि हमको, अगर मैं लिख कर ना लाता तो हमको लगभग 1.5 से 2 घंटा इसमें लग जाता। क्यों? क्योंकि ये लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं खुद मेहनत करता हूँ और आपके लिए लिखता हूँ, ताकि आपका जल्दी से जल्दी आपके हर चीज़ें कवर हो जाए, टाइम भी ज़्यादा ना लगे। अब यहाँ बताइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ देखिए। अब जो लोग नए होंगे प्लीज़ आप सब और भी लोगों को शेयर कर दिया करिए, वीडियो बताया करिए कि ऐसे इस समय पढ़ाया जाता है। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मीलों से उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। तो कहाँ पर? जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में जो मीलों से उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अत्यधिक अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा झील कातिल किलर लेक किलर भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई, ठीक है। कहाँ पर? अम्ल वर्षा जो सूचना केंद्र की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई। एशियाई भूरे बादल एरोसाल की मात्रा लगभग कितने होती है? 85%। तो एशियाई भूरे बादल में एरोसाल की मात्रा 85% होती है। सामान्य स्थितियों में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। वायु प्रदूषण हो जहाँ है बता देता है, ये उगता ही नहीं। ऐसा प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय समय के साथ प्रकृति के सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर देते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। सिगरेट के धुएं से में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाया जाता है और बेंजीन पाया जाता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक तीव्रता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है सबसे ज़्यादा क्या करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, कर सकता है लिखा गया है, ठीक है, लेकिन सब करता कौन ज़्यादा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कर सकता है CFC, ठीक है, क्योंकि इसका तो अभी उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कर सकता है अगर ये इसका ज़्यादा यूज कर दो तो। अब स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था जुलाई 1905 में सर हेनरी डेस बोयक्स ने किया था, ये याद रखेंगे। अब देखिए एरोसॉल की बात करते हैं, क्या है? 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण होते हैं, ठोस और तरल होते हैं। उत्पत्ति क्या होती? ताप बिजली घरों, स्वचालित मोटर वाहनों, घरों में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी के उपले आदि दहन के फलस्वरूप एरोसॉल का इनकी उत्पत्ति होती है। तो 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहिए या माइक्रोन कहिए, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक ये सूक्ष्म कण होते हैं, ठोस तरल दोनों हो सकते हैं, यहाँ से उत्पन्न होते हैं। दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि हानिकारक रेडिएशन के ग्रहण करता है, बादलों के जीवन चक्र को ये प्रभावित कर देता है, विकिरण के परिवर्तन को बढ़ा देता है, जो विकिरण सूर्य की किरणें से आती है उनके परिवर्तन को एल्बियो में वृद्धि कर, एलबी क्या होती है? एल्बिडो होता है। एल्बिडो होता है क्या कि कोई भी जो आपके पृथ्वी पर है, कोई चाहे आप बर्फ हो, चाहे वो धान का खेत हो, चाहे वो वाटर हो, वो कितना तेजी से या जमीन हो कितना तेजी से सूर्य की रोशनी को ऊपर मतलब रिफ्लेक्ट करके दोबारा भेज सकता है। तो एल्बिडो किसका ज़्यादा होगा ये पूछा जाता है कई बार। तो बर्फ का एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर कह रहा है कि कौन सी एलबीडो कह रहा है एलबी में वृद्धि कर देता है, मतलब एलबी रोशनी में मतलब जो आ रहा रोशनी उसको ज़्यादा तेज़ी से मतलब वृद्धि कर देता है, और जल्दी जल्दी नीचे जो रोशनी आती है वो जल्दी ऊपर जाती है। तो जब वृद्धि कर देता है तो जिसके कारण क्या होगा? ग्लोबल हाई हीटिंग थोड़ी होगी कि कूलिंग होगी, क्योंकि जो आपकी तरंगे हैं, रेडिएशन है, वो जल्दी जल्दी ऊपर जा रही हैं, ठीक है। वृद्धि कर देना तो ग्लोबल कूलिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो एरोसॉल से पूछ सकता है आपके पेपर में कि एरोसॉल से क्या ग्लोबल हीटिंग होगा या ग्लोबल कूलिंग होगा? तो एरोसॉल से ग्लोबल कूलिंग होगा, हीटिंग नहीं होगा, ये याद रखेंगे।
निलंबित प्रक्रिय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर एसपीएम क्या होता है, इसमें ठोस और निम्न दाब वाले कण आते हैं जिनका आकार 0.01 माइक्रोन या माइक्रोमीटर पढ़िए या माइक्रोन पढ़िए से 100 माइक्रोन के तक होता है। तो 100 माइक्रोन से 0.01 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। अब देखिए PM10 10 माइक्रोन से छोटे आकार के कण होते हैं। PM10 अगर जैसे आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे ये PM10 क्या होता है, तो ये क्या होता है, 10 माइक्रोन से छोटे आकार के कण होते हैं। ये श्वसनशील निलंबित और कणकीय पदार्थ RSPM भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 10 माइक्रोन से छोटे अण को उसी को PM10, अगर पूछे आपको कि ये PM10 दिल्ली में PM10 हो गया, PM 2.5 हो गया, ये होता क्या है, तो आप कहिए ये 10 माइक्रोन से छोटे आकार के कण होते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर PM 2 क्या है, 2.5 माइक्रोन से छोटे आकार के कण होते हैं। ये श्वसन द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, नोट यहाँ लिखा गया है माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। यहाँ जो माइक्रोन में कर रहा हूँ ना, भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक मतलब यूएम ऐसे ही लिखा है, माइक्रोमीटर ऐसे होता है ना, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁶ होता है। ठीक है, तो अभी आपका क्या हो गया, वायु प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट थे अब जाके घटना चक्र लेके कर डालिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण से लेकर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। तो इस PDF को आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, संतोषी IAS नाइट टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए। 12,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, वहाँ पर इसको देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार पढ़ लीजिए। आपका ये वाला टॉपिक आपको मतलब भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब आपका वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण, ये सब आपको करवा दिया जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन आपका क्लास बंद रहे, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।